नगरों का देश। आज का जापान देखकर विश्वास कर पाना कठिन है कि दूसरे महायुद्ध के भयंकर विनाश की विभीषिका झेलकर ये देश इतनी जल्दी उठकर खड़ा हुआ होगा। महायुद्ध ने इसे मटियामेट कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऊपर से जल्दी जल्दी आए भूकंप, अमेरिकी हवाई हमलों से नगरों के आधे से अधिक मकान ढह चुके थे। टोक्यो की आबादी आधी से भी कम रह गई थी। ओसाका की आबादी तो कुल 1/3 ही बची थी। देश की अर्थव्यवस्था के धमनी तंत्र, व्यापारिक जहाजी बेड़े पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। औद्योगिक उत्पादन 1941 के मुकाबले 1946 में 7वां हिस्सा ही रह गया था। शरीर और मन दोनों से टूट चुके जापानियों के पास न तो पेट भरने को भोजन था और न ही तन ढकने को कपड़े। उनके दैनिक पोषण की औसत 1500 कैलोरी अर्ध भुखमरी के स्तर पर पहुंच चुकी थी। नगरों के बचे कुचे निवासी अपनी पारिवारिक वस्तुएं बेचकर अन्न की तलाश में बार बार गांवों के चक्कर लगाते थे। इतना कुछ होने पर भी उन्होंने कभी भी अपनी जन्मजात धीरता नहीं खोई। घर की संपत्ति में आई इस कमी को वे प्याज के छिलके उतरना कहते थे। ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था महायुद्ध के नतीजों ने जापान को कि जहां से उसे चारों ओर अंधकार नजर आता था। लगता था उगते सूरज के देश के नसीब में अब सवेरा नहीं, रात ही रात है। इसी रात में उसका बाकी दम निकल जाएगा और फिर जापान की गाथा या तो इतिहास के पन्नों में ढूंढनी पड़ेगी अथवा संग्रहालय की दीर्घाओं में। यदि कोई और देश होता तो शायद सचमुच ऐसा ही होता। भूकंपों और तूफानों की विनाश लीला सदियों से झेलते आए हैं जापानी लोग। कुदरत के हाथों बार बार पटखनी खाकर भी हर बार नए सिरे से उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इस बार इंसान के हाथों चले युद्ध के तूफान की चोट गहरी जरूर थी, पर इतने नहीं कि जापान उठ ही ना सके। एक अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ समूचा देश। पहले नपे तुले कदमों से धीरे धीरे चला, फिर रफ्तार बढ़ाई और फिर लयबद्ध कुलाचे भरते हुए परमाणु बमों के घाव सीने में छिपाए जापान ने बड़ी तेजी से अपना पुनर्निर्माण किया। मध्ययुगीन सामंतशाही के परकोटे से बाहर आकर जापान ने औद्योगिकीकरण के रास्ते पर कदम बढ़ाए। दूसरे महायुद्ध की चिंगारी भड़कने तक वह प्रमुख औद्योगिक देशों की गिनती में आ गया था। बुद्ध से उसने अहिंसा ली तो कृष्ण का कर्मयोग हर जापानी के हिस्से में जन्मजात आ गया और इनके समन्वय से बना जापान और यहाँ के निवासियों का संवेदनमय चरित्र। और इस सब में उसकी गति ऐसी रही कि विकास के पुरोधा पश्चिमी देशों को भी उसे पकड़ पाने में कठिनाई होने लगी। महत्वपूर्ण बात ये रही कि ये उन्नति उसने अपनी संस्कृति और परंपराओं की कीमत पर नहीं की। उसने पश्चिम से जानकारी और तकनीक ली, उसे सान पर चढ़ाया और संस्कार अपने ही बनाए रखे। प्रकृति ने जापान को विविधताएं तो बहुत दी हैं, लेकिन उसमें विनाशकारी विविधताएं अधिक हैं। भूकंपों की त्रासदी तथा समुद्री सुनामी का दंश झेलने के आदी हो चुके जापानियों के जीवन पर ज्वालामुखियों का खतरा भी कम नहीं है। संसार में मौजूद ज्वालामुखियों में 10% अकेले जापान में ही हैं और वे भी जागृत अवस्था में। लेकिन प्रकृति ने जापान को केवल टेढ़ी नजर से ही नहीं देखा, बल्कि विविध प्रकार के सुरम्य दृश्यों, गर्म पानी के स्रोतों तथा विविध औषधीय खनिजों से भी दुलारा है। ओनसेन स्नान की सुविधा, वहां से उठते धुएं को देखना और फूजी पर्वत के पास हरी चाय, ओचा का स्मरण मात्र ही पर्यटकों के मन में मौज मस्ती तथा आनंद से भर देता है। यही कारण है कि वहां के समुद्र तटीय इलाकों में तथा पहाड़ी इलाकों में आधुनिक स्पा टाउन विकसित हो गए हैं। बावजूद इस तथ्य के कि कुदरत कभी भी इस देश पर मेहरबान नहीं रही। सुदूर पूर्व प्रशांत महासागर के पश्चिमोत्तर छोर पर एशिया की मुख्य भूमि के पास 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे टापुओं पर बसे जापान की अधिकांश भूमि पर्वतीय है। उसके पास ना तो खनिज भंडार है और ना ही वन संपत्ति,
न ही इतनी जमीन कि लोग खेती और पशुपालन कर सकें। काश जापान के पास भी अमेरिका या सोवियत संघ जैसे खनिज, वन और भूमि संसाधन होते। इनके अभाव में उसे न केवल खाद्य पदार्थों वरन उद्योगों के लिए कच्चे माल और ईंधन के मामले में भी बहुत कुछ दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जापानियों की ऊर्जा, संकल्प, संगठन क्षमता और तकनीकी कौशल की उपलब्धियां चप्पे चप्पे पर सामने आ रही थी। कभी भूगोल की किताबों में पढ़ा था कि भूकंपों के कारण जापान में लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। आज टोक्यो में सीमेंट कंक्रीट की गगनचुंबी इमारतों का जंगल सा नजर आता है। अब 3 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के इस महानगर को 60वीं दशक में दुनिया का सबसे बड़ा नगर होने का गौरव मिला है। टोक्यो के विशाल आकार तथा वैभव के कोई करीब पहुंच पाता है तो केवल अमेरिका का न्यूयॉर्क या चीन का शंघाई। टोक्यो के शिंजुकु क्षेत्र की इमारतें कभी एशिया में सबसे ऊंची इमारतों में मानी जाती थीं। अब तो इनमें और भी इजाफा हो गया है। इनमें केइया प्लाजा होटल का निर्माण सबसे पहले हुआ और फिर मित्सुई, सुमितोमो, यासुदा, नोसुरा जैसी गगनचुंबी इमारतों का। ये सभी आधुनिक वास्तुकला के एक से बढ़कर एक नमूने हैं। रात में इन इमारतों की खिड़कियों में जगमगाती रोशनी की कतारें देखकर लगता है कि जमीन से लेकर आसमान तक रोशनी की लकीरों की तहें एक के ऊपर एक जमा दी गई हैं। बाद में जापान प्रवास के दौरान जैसे जैसे मैं वहां के अन्य नगरों में गई तो मुझे लगा कि अकेला टोक्यो ही नहीं बल्कि जापान का लगभग हर नगर इसी तरह आधुनिक इमारतों से भर गया है। जापान है भी तो नगरों का देश। जापान की कुल जनसंख्या का लगभग 76% भाग नगरों में है। इन नगरवासियों का लगभग 58% टोक्यो, ओसाका, नागोया और किताक्यूशु के 4 बड़े महानगरों तथा उसके लगभग 18% उपनगरों में केंद्रित हैं। संपूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से जापान का क्रम अमेरिका और चीन के बाद तीसरा है। इसकी उपलब्धि इन देशों से कहीं बड़ी इसलिए कही जाएगी क्योंकि इन देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही विस्तृत भूभाग और प्रचुर जनशक्ति भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जापान का उल्लेखनीय स्थान है। महायुद्ध के पहले जापान के निर्यात में जहां उपभोक्ता सामग्री की प्रधानता थी, वहीं अब भारी औद्योगिक उत्पादनों और मशीनरी का हिस्सा भी निर्यात के उच्च स्तर तक जा पहुंचा है। इनमें विद्युत संयंत्र, विविध मशीनें, मोटर गाड़ियां, जहाज और धातु से बनी वस्तुएं प्रमुख हैं। परंतु वस्त्र जैसे हल्के औद्योगिक उत्पादनों में अब जापान का पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया आगे आ चुका है। आयात के आंकड़े बताते हैं कि जापान को अपनी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा अकेले ईंधन पर खर्च करना पड़ता है। ये राशि उसके उद्योगों के लिए कच्चे माल के आयात पर होने वाले खर्च के दोगुने से भी अधिक है। अकेले खनिज तेल के आयात पर ही उसकी विदेशी मुद्रा का एक बड़ा भाग खर्च हो जाता है। आधुनिकतम तकनीकों के साथ कदम मिलाकर चलने और वातावरण को प्रदूषण से ज्यादा बचाने की चिंता ने कोयले जैसी परंपरागत ऊर्जा के साधनों के मुकाबले जापान की ईंधन तेल पर निर्भरता बहुत बढ़ा दी है। तेल के खर्च में जापान का क्रम अनेक देशों के मुकाबले काफी अधिक है और तेल का उत्पादन लगभग 0, जबकि अमेरिका अपनी खपत का 2/3 से अधिक तेल अपने ही देश के कूपों से निकालता है। पिछले कुछ दशकों में तेल की लगातार बढ़ती कीमतों की जैसी मार जापान पर पड़ी है, वैसी किसी और देश पर पड़ी होती तो वह कब का चरमराकर टूट गया होता। जापान आज भी बड़े धीरे से चुका रहा है तेल के लंबे चौड़े बिल अपनी औद्योगिक प्रगति की तेज रफ्तार कायम रखने के लिए। इतनी तेज थी वह रफ्तार कि बहुत से पश्चिमी देशों के विशेषज्ञ उसमें दुर्घटना की आशंका देखने लगे थे और सलाह देते थे कि जापान को अपनी चाल कुछ धीमी करनी चाहिए। इसलिए अब जापान अपनी ऊर्जा की खपत के लिए अन्य संसाधनों का भी उपयोग करने लगा है।